वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे विभिन्न तंत्रों के बारे में। तो उसमें अपन ने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में कुछ जनरल जानकारी अपन ले चुके थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में आगे का। तो अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि पाचन तंत्र जो होता है कुछ अंगों से मिलकर के बना होता है। उस अंगों में आते हैं मुख, क्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और कुछ ग्रंथियों के बारे में अपन ने बात की थी, जैसे कि पित्ताशय, अग्नाशय और लाल ग्रंथि के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बातें अपन ने की थी, बस इनके नाम जाने थे। तो आज अपन इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक चित्र मैंने आपको भेजा था, वो चित्र जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आप चाहें तो एक सिंपल सा चित्र ही बना सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने ये चित्र आपके लिए बनाया है, तो ये चित्र भी आप बना सकते हो। चाहे तो बहुत ही सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो हाथ वगैरह जो बनाने होते हैं, साइड की जो लाइंस बनानी होती है, अगर वो आप ना भी बनाओ तो चलेगा, क्योंकि उससे अपने को कोई काम नहीं होता। अपनी जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारी इसमें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो डायफ्राम यहाँ पर बना सकते हो, और डायफ्राम आपको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनाना है। एक डायफ्राम आप यहाँ पर बना सकते हो, इसको कहते हैं डायफ्राम। ओके स्टूडेंट्स। तो इस चित्र को अपन एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऊपर ही ऊपर जो होता है मुख होता है, मुख से एक नलिका आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये मुख है, और यहाँ से जो है एक नलिका आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुख है, और यहाँ मुख से आपको एक नलिका निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये वाली जो नलिका है, ये नलिका, इसको कहते हैं ग्रसिका। ठीक है, इसको ग्रसिका के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे आता है आमाशय। आमाशय क्या चीज़ है? ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं आमाशय। ठीक है, उसके बाद क्या है, आमाशय के आगे चल के एक ही नलिका है, ये नलिका आगे जाकर चौड़ी हो जाती है और आमाशय में बदल जाती है। उसके बाद आगे चलें तो ये नलिका ऐसे जाके ऐसे आती है, और ये यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये सारी बड़ी आंतें, सॉरी छोटी आंतें। ठीक है, ये छोटी आंतें यहाँ पर, और छोटी आंत से फिर यहाँ पर कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। उसके बाद ये यहाँ से आगे ऐसे घूम करके ऐसे जाती है, और यहाँ पर एक चौड़ी नलिका में परिवर्तित हो जाती है। ये चौड़ी नलिका जो है बड़ी आंत कहलाती है। ठीक है, तो ये जो कुंडलित अवस्था में पड़ी हुई है, यहाँ से फिर ये आगे बढ़ करके ऐसे जाती है, और आगे जा कर के बड़ी आंत में रूपांतरित हो जाती है। और यहाँ पर एक आपको छोटी सी संरचना दिख रही होगी, नलिकाकार संरचना। ये जो होती है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, या परिशेषिका के नाम से भी इसको जाना जाता है हिंदी में। उसके बाद आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको ये बड़ी आंत दिखाई देगी, बड़ी आंत। और बड़ी आंत आगे जा कर के एक मलाशय तक पहुँचती है, और मलाशय से गूदा द्वार द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो कोई भी चीज़ अपन जब खाते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो मुख से उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद ऐसे हो जाती है, आमाशय से होती हुई फिर छोटी आंत में जाती है। जो भी हम भोजन करते हैं वो सारा ऐसे जाता है, और इसका अवशोषण होता जाता है। इसमें से जो पोषक तत्व हैं उन सभी को यहाँ से अवशोषित किया जाता है, और अवशोषण हो करके पूरी जगह पर से, और फिर आगे जा कर के बड़ी आंत में जाता है। पचित भोजन जो होता है और शेष बचा उसमें जल, खनिज लवण वगैरह को भी अवशोषित कर लिया जाता है। लास्ट में जाकर के इसको मलाशय में पहुँचा दिया जाता है, और मलाशय से गूदा द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोई सामान्य जानकारी। आइए डिटेल में एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन मुख को स्टार्ट करते हैं, तो आइए चलते हैं। पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। तो सबसे पहला जो पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाला अंग है वो सबसे पहले क्या है, अपना मुख आता है। तो मुख क्या है? मुख एक कटोरे नुमा गुहा है, गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा के पृष्ठभाग के आधार तल से जीवा फ्रेनोम लिंगवम से जुड़ी रहती है। तो फ्रेनोम लिंगवल एक संरचना पाई जाती है जो कि अपनी जीभ होती है। जीभ नीचे से एक झिल्लीनुमा संरचना से जुड़ी होती है। वो झिल्लीनुमा संरचना क्या कहलाती है? फ्रेनोनम लिंगवम कहलाती है। तो ये ही संरचना जो है जीभ को जोड़े रखती है, और मुख के अंदर क्या होती है? जीभ होती है। आगे चलते हैं। मनुष्य के दांत जबड़े में
जबड़े की अस्थि के गर्तों में होते हैं। तो जबड़े की जो अस्थि होती है हमारी नीचे वाली, उस जबड़े की अस्थि में अपने जो दांत होते हैं उन खाँचों में व्यवस्थित होता है। अपने जो दांत होते हैं जहाँ पर लगे होते हैं ना, उस जगह को कहते हैं जबड़े। तो जबड़ों में अपने जो दांत होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, इस साँचे को मसूड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार जो दांत जहाँ पर लगे होते हैं, उस साँचा जो होता है जो नीचे वाले जबड़े की अस्थि से बनता है, उसे क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहते हैं। तो जिस प्रकार से अपने दांत व्यवस्थित होते हैं मसूड़ों में, उस स्थिति को कहते हैं गर्तदंती। तो गर्तदंती अवस्था में अपने जो दांत होते हैं वो मसूड़ों से जुड़े होते हैं, नीचे वाली जबड़े में स्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो दांतों की बात अगर अपन करें तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। तो चूहों में आपने देखा होगा कि 2 बड़े दांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने भी जो आगे के दांत होते हैं वो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। तो ये जो आगे वाले दांत होते हैं ये किस उम्र में निकलते हैं? 6 माह की उम्र में निकलते हैं। रदनक नेक्स्ट है, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से लेकर 20 माह की उम्र में निकलते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं वो जो होते हैं वो रदनक कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि अपने दोनों तरफ जो मॉन्स्टर टाइप के जो दांत होते हैं, तिकोने से दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। और जो अगर आपने शेर में देखा हो तो शेर के वो जो दांत होते हैं वो ज़्यादा निकले हुए होते हैं, उनको क्लियरली आप देख सकते हो, तो वो कहलाते हैं रदनक दांत। ठीक है, ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। तो ऊपर और नीचे मिला करके 2-2 होते हैं, मतलब टोटल मिला के पूरे मुँह में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये दांत उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट है अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक जो होते हैं ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तो अग्रचवर्णक, चवर्णक मतलब चबाने वाले, तो नाम से पता चल रहा है चबाने के लिए उपयोग में लिया जाता है इनको। तथा प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं, ऊपर भी 4 होते हैं और नीचे भी 4 होते हैं। ये 10-11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चवर्णक दांत की। तो ये जो चवर्णक दांत होते हैं, दंत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये भी भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं और 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो 12 से 15 माह की उम्र में निकल जाते हैं और ऊपर भी 6 होते हैं और नीचे भी 6 होते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, दंत के बाद अपना आता है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी अपने शरीर में शरीर होता है उसमें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है नासाग्रसनी, सेकंड होती है मुखग्रसनी और थर्ड होती है कंठग्रसनी या अधोग्रसनी जिसे कहते हैं। आकृति होती है, ये कीपनुमा आकृति क्या होती है? आगे जा कर के दो ग्रास नली में बदल जाती है। तो ये कीपनुमा आकृति जो होती है कहाँ पर होती है? हमारे नासाग्रसनी और मुखग्रसनी के, मतलब नासा गुहा जो होती है वो और मुख गुहा जो होती है उसके पीछे की तरफ होती है और आगे जाकर के एक कीपनुमा आकृति बनाती है। ये कीपनुमा आकृति जो होती है इसे ग्रसनी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है नासाग्रसनी, एक होती है मुखग्रसनी और एक होती है कंठग्रसनी। तो यहाँ पर आप चित्र में समझ सकते हो, जो नासाग्रसनी होती है वो यहाँ पर एक कीपनुमा आकृति बना रही है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कीपनुमा आकृति दिखेगी जो कि आगे से चौड़ी और पीछे से सकड़ी है। इसको नेज़ोफेरिंक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और आगे आप देखोगे तो मुखग्रसनी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये यहाँ पर आपको मुखग्रसनी इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये जो स्थान होता है मुख गुहा के पीछे जो होता है इसे कहते हैं मुखग्रसनी। और यहाँ पर लैरिंगोफेरिंक्स होती है जो कि कंठग्रसनी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो कंठग्रसनी होती है ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये यहाँ पर ये जो ग्रसनी है, ये जो क्षेत्र है ये होता है लैरिंगोफेरिंक्स या कंठग्रसनी। तो तीनों क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो जो पहला होगा वो तो होगा नेज़ोफेरिंक्स जो कि यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा जो होगा वो होगा ओरोफेरिंक्स जो कि यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और तीसरा जो होगा लैरिंगोफेरिंक्स जो कि कंठग्रसनी कहलाती है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये होती है नासाग्रसनी, ये होती है मुखग्रसनी और ये यहाँ पर है कंठग्रसनी।
तो तीनों प्रकार की ग्रसनियाँ इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट जो तीसरा अंग अपना आता है पाचन तंत्र के अंदर, वो आता है ग्रास नली। ग्रास नली जो होते हैं 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली होती है, जो क्रमाकुंचन द्वारा भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। तो अपनी बुक आप अपने सामने खुली रखिएगा और उसमें अपने चित्र को देख लीजिएगा, या फिर मैंने जो आपको चित्र स्टार्टिंग में बताया था वो चित्र एक बार आप ज़रूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो जो ग्रास नली होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, आप देख सकते हो चित्र में ग्रास नली कहाँ पर है। लंबी पेशी नली होती है। अब इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन की गति होती है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है जो ग्रास नली अपनी वो फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है, बार बार वो क्या करती है? फैलती और सिकुड़ती है। तो इसी गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है, और यही गति के द्वारा क्या होता है? भोजन आमाशय तक पहुंचता है, क्योंकि ग्रसनी के जस्ट आगे जो पार्ट है वो क्या है? आमाशय है। आमाशय जे आकार का आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है। तो आमाशय जो है पूरी आहार नाल का, मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक चौड़ा भाग ये होता है, ठीक है। और आमाशय को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, कार्डियक या जठरागम भाग। जो कार्डियक या जठरागम भाग जो होता है, जो ग्रासनली अवरोधिनी द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है। तो ग्रासनली अवरोधिनी होती है वहाँ पर एक, जिसके द्वारा वो कैसे जुड़ा होता है? ग्रासनली से जुड़ा होता है। ये ग्रासनली अवरोधिनी क्या काम आती है? भोजन को वापस बाहर जाने से रोकती है। एक बार खाना खा लिया, खाना आमाशय में चला गया, और ये अवरोधिनी अपना काम करती है कि भोजन वापस बाहर ना निकल जाए, ठीक है। कभी कभी हमें उल्टी हो जाती है, तो उल्टी इसी वजह से हो जाती है क्योंकि अवरोधिनी कभी कभी ठीक से काम नहीं कर पाती और भोजन वापस शरीर से बाहर निकल जाता है, मुख के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है अपने काय का? आमाशय का। फंडिक भाग नेक्स्ट है। आमाशय के बीच का भाग है। तो आमाशय के बीच का भाग 3 पार्ट में इसको बांटा है। तो बीच वाला भाग जो है फंडिक भाग कहलाता है। जठर निर्गमी भाग है सबसे निचला भाग, जो जठर निर्गमी भाग कहलाता है। जठर निर्गमी भाग जो होता है, वहाँ से भोजन जो होता है वो छोटी आंत में आमाशय से जाता है। तो आमाशय से जो छोटी आंत जुड़ती है वो कहाँ पर जुड़ती है? इसी भाग से जुड़ती है, ठीक है। इसको जठर निर्गमी भाग कहते हैं। जठर निर्गमी अवरोधिनी द्वारा ये जुड़ा होता है छोटी आंत से, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती है, वो अवरोधिनी जठर निर्गमी अवरोधिनी कहलाती है। अभी मैं आपको चित्र में भी ये सब बता दूंगा। छोटी आंत, तो छोटी आंत जो होती है 7 मीटर लंबी होती है, नलिकाकार भाग होता है, जो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। तो छोटी आंत नाम की छोटी है, लेकिन ये सबसे लंबी आंत होती है, सबसे लंबा ये भाग होता है। 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, नलिकाकार भाग होता है, और जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो यहीं पर सर्वाधिक पाचन भोजन का किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है शुद्रांत्र, और तीसरा होता है अग्रशुद्रांत्र, और तीसरा होता है शुद्रांत्र। तो जो ग्रहणी वाला भाग है अपना, ग्रहणी उसको लिख सकते हो, ग्रहणी पित्त भी लिख सकते हैं। अग्नाशयी नलिका आंत के इसी प्रथम भाग में खुलती है। तो अग्नाशयी नलिका जो होती है इसी भाग में खुलती है। अग्नाशयी ग्रंथि है, अग्नाशयी ग्रंथि क्या करती है? अपने स्त्राव को स्त्रावित करती है, अपने रसों को स्त्रावित करती है, जो कि भोजन में सहायक होते हैं। अग्रशुद्रांत्र, इसकी आंत्र कोशिका अवशोषण में सहायक होती है। अग्रशुद्रांत्र जो होती है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आंत्र कोशिकाएं कहा जाता है। कि आंत्र कोशिकाएं क्या करती है? अवशोषण में सहायता करती है, भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। शुद्रांत्र की बात करें, जो लास्ट पार्ट है अपनी छोटी आंत का, तो आंत में अवशोषण करने वाला अंतिम भाग होता है। तो आंत के अंदर अवशोषण करने वाला ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद अवशोषण नहीं होता है छोटी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत की बात करें, छोटी आंत से चौड़ा भाग जो 3 भागों में विभाजित रहता है। तो छोटी आंत के बाद एक चौड़ा भाग आता है, उसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। और ये बड़ी आंत जो है 3 भागों में विभाजित रहती है। पहला है अंधांत्र या अंधनाल, दूसरा है बृहदांत्र, और तीसरा है मलाशय। तो बृहदांत्र जो होती है, अंधनाल जो होती है, अंधनाल के कुछ खास नहीं है, यहाँ पर एक कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर से क्या होता है? छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है, तो अंधनाल के आगे डैश करके लिख लेना। यहाँ पर एक कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है, जो कि 3 से 4 या 4 से 5 इंच लंबी है ना, 4 से 5 इंच लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है। बृहदांत्र देखते हैं उसके बाद।
आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्मोइड भागों में विभाजित होती है। तो ये वृहदांत्र जो होती है 4 भागों में विभाजित होती है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही या सिग्मोइड भागों में। ठीक है, मलाशय की बात करते हैं उसके बाद अपन। मलाशय जो होता है अपच अपशिष्ट के बहिक्षेपण से संबंधित होता है। तो अपच अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन्हें मलाशय के द्वारा बहिक्षेपित करने का कार्य किया जाता है। पाचन ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहला होता है लार ग्रंथियाँ। 3 जोड़े कर्णपूर्व संधि, अधोजंब और अधोजीवा लार सिरम तरल है। तो 3 प्रकार की होती है, 3 जोड़े होते हैं इनके। मतलब जो लार ग्रंथि होती है 3 जगह पर 3 होती है। पहली तो एक कर्णपूर्व ग्रंथि जो कि कान के आगे होती है, अधोजंब ग्रंथि जो कि कान के नीचे होती है, और अधोजीवा ग्रंथि जो कि अपनी जो जीभ होती है उसके पीछे पाई जाती है, जिसमें स्टार्च पाचक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। और ये जो लार स्त्रावित होती है इन लार ग्रंथियों से, इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च पाचक एंजाइम है ये। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। बहिस्त्रावी भाग अग्नाशय रस का स्त्राव करता है। तो इस ग्रंथि का जो बहिस्त्रावी भाग होता है वो अग्नाशय रस का स्त्राव करता है। इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है, जो पित्त का निर्माण करती है। यकृत ग्रंथि क्या करती है? पित्त का निर्माण करती है, पित्त रस का निर्माण करती है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो कि क्या पित्ताशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है। पित्त वसा के पाइसीकरण तथा एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करता है। तो वसा का पाइसीकरण भी करता है और एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य भी ये करता है। भोजन का पाचन नेक्स्ट है। पाचन एक यांत्रिक एवं रासायनिक क्रिया है। तो पाचन जो है एक यांत्रिक मतलब मशीनी और रासायनिक केमिकल रिएक्शंस भी इसमें होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स वगैरह जो होता है इनका पाचन जब होता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसका पाचन करते हैं। मुख गुहा में लार द्वारा भोजन की 30% स्टार्च का पाचन माल्टोज में होता है। तो मुख गुहा में क्या होता है, जो अपनी लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च तक का पाचन मुख में ही कर देता है। तो अपन कह सकते हैं कि मुख से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आमाशय के जठर रस में म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा HCl अम्ल पाए जाते हैं। तो म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा HCl अम्ल यहाँ पर पाए जाते हैं आमाशय के जठर रस के अंदर। म्यूकस का स्त्राव ग्रीवा कोशिका द्वारा होता है। तो म्यूकस जो बनता है उसका स्त्राव जो होता है वो ग्रीवा कोशिका द्वारा होता है। नवजात तत्वों के आमाशय में स्त्रावित रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे दूध ही पीते हैं, खाना खाते नहीं हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, रेनिन एंजाइम विशेष रूप से बहुत ज़्यादा स्त्रावित होता है, जिसकी वजह से दुग्ध का वो पाचन कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये एंजाइम की उसमें कमी आती जाती है, ठीक है, क्योंकि वो दूध नहीं पीते, फिर खाना खाने लग जाते हैं। HCl का स्त्राव ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है। तो HCl का जो स्त्राव होता है कैसे होता है? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो नीचे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम बताइए। तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो है कहाँ पाए जाते हैं? लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, लार में पाए जाते हैं। जठर रस में उपस्थित एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? जठर रस में पाए जाते हैं। एक बार और अपन चित्र को फटाफट से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जीवा है, मुख है, ग्रसिका है। तो मुख क्या होता है? मुख के अंदर जैसे जाते हैं तो वहाँ अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा? जीवा मिलेगी, दांत मिलेंगे, दांतों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रसिका मिलेगी, ठीक है।
ग्रसिका जो होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ठीक है, इसे ग्रसनी भी कहते हैं। तो ग्रसनी जो होती है मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती है। तो मुख के बाद डायरेक्ट क्या आती है, ग्रसनी आती है। ग्रसनी 3 प्रकार की होती है, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी के बाद क्या आती है, ग्रास नाल आती है ग्रसिका, किसको कहते हैं। तो ग्रास नाल जो होती है वो ये रही, ये जो है वो आपकी ग्रास नाल है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रास नाल, ये आपकी है ग्रास नाल। तो ग्रास नाल के बाद क्या आता है, फिर आमाशय स्टार्ट हो जाता है। आमाशय को अपन ने 3 भागों में बांटा था, कार्डियक, फंडिक और जठरागम भाग में उसको बांटा था हमने, जठर निर्गमी भाग में अपन ने उसको बांटा था। तो जो ये तीनों पार्ट होते हैं, अभी आमाशय को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक भाग काट दिया और यहाँ से एक भाग अलग कर दिया, तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो होता है यहाँ पर एक प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती है, कहते हैं ग्रसिका अवरोधिनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अवरोधिनी पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, ग्रसिका अवरोधिनी कहते हैं। उसके बाद जो आमाशय का पहला भाग है जिसको कार्डियक कहते हैं, वो कार्डियक है। उसके बाद जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला भाग, इस भाग को कहते हैं फंडिस भाग, ठीक है। तो ये बीच वाला भाग होता है। और तीसरा भाग जो नीचे दिखाई दे रहा है, जठर निर्गमी भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती है, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो अवरोधिनी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जठर निर्गमी अवरोधिनी कहा जाता है। तो ग्रसिका अवरोधिनी होती है, ग्रसिका अवरोधिनी क्या करती है, भोजन को ऊपर वापस जाने से रोकती है। और जठर निर्गमी अवरोधिनी जो होती है, भोजन को आमाशय से बाहर तो जाने देती है लेकिन वापस आमाशय में नहीं आने देती है। अवरोधिनी यह कार्य करती है। तो अवरोधिनी का काम यही होता है, भोजन को जाने देना लेकिन वापस ना आने देना, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है, तो छोटी आंत आमाशय के कौन से भाग से जुड़ती है, जठर निर्गमी भाग से जुड़ती है। यहाँ पर ये जो भाग है आमाशय का लास्ट वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा था, अपन ने 3 भागों में बांटा था इसको, और नीचे वाला जो भाग था उसको क्या बोला था अपन ने, जठर निर्गमी भाग बोला था। जठर निर्गमी भाग जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, तो ये वाला भाग जो है कैसे जुड़ा होता है, छोटी आंत की ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। जो ग्रहणी जो पहला वाला भाग होता है, इसी से वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है, फिर छोटी आंत स्टार्ट होती है। छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत आती है, और बड़ी आंत के यहाँ पर ये छोटी सी संरचना दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती है, परिशेषिका कहलाती है। तो परिशेषिका के बाद बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत जो थी उसको अपन ने 4 भागों में बांटा था। आरोही, आरोही वाला पार्ट ये वाला पार्ट कहलाता है, ये आरोही वाली आहार नाल कहलाती है। ये अनुप्रस्थ आहार नाल कहलाती है। ये अवरोही अवरोही कहलाती है, ठीक है। तो ये अपन ने 3 भाग बताए अभी। पहला भाग होता है आरोही, ये है अनुप्रस्थ भाग, और ये है अवरोही भाग। और यहाँ पर एक एस की आकृति बनाता हुआ कुछ आपको दिखाई देगा, ये एस की आकृति बन रही है, ठीक है। ये तो ये एस की आकृति क्या कहलाती है, सिग्मोइड। तो सिग्मोइड आहार नाल है। तो ये अपन ने बड़ी आंत को भी 4 भागों में यहाँ पर बांट दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी आहार नाल थी, और आहार नाल के विभिन्न भाग अपन ने देखे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ग्रंथियों के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक ग्रंथि दिखेगी, यकृत ग्रंथि। तो ये आपका यकृत है। यकृत क्या होता है, त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार होती है। ये जो ग्रंथि होती है इसकी एक विशेषता है, ये त्रिभुजाकार होती है। और यकृत में एक पित्ताशय पाया जाता है, छोटा सा पित्ताशय पाया जाता है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि छोटा सा ये जो संरचना है, ये है आपकी पित्ताशय, ठीक है। ये जो संरचना ये क्या है, पित्ताशय। तो ये है बात। और पित्ताशय के बाद, पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस होता है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, डायरेक्ट ग्रहणी वाले पार्ट में, ठीक है। छोटी आंत के फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर सारा पित्तरस स्रावित होता है। उसके बाद वाली जो ग्रंथि है वो यहाँ देखिए अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। ये जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है ये अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। ये वाली जो ग्रंथि है, ये वाली कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। ये वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये भी अपने स्राव को, अपने रस को स्रावित करती है छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में, मतलब ग्रहणी वाले भाग में, ठीक है। तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं
वो क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का कार्य करते हैं। उसके बाद अपन ने ग्रसनी के बारे में देखा था, ग्रसनी नहीं, लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाएगी। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की थी, जो कि मैंने चित्र में आपको डिटेल में उसको बता दिया था।